हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 17 का पार्ट 2। लेसन 17 का पार्ट 2 जो हम आज इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें पार्ट 2 में बहुत चीज़ आएंगी। उसे हमें ध्यान से पढ़ना है पहली बात तो, और उसे हर एक पॉइंट को गौर करना है क्योंकि उस पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ध्यान देते हुए चलना है। उससे पहले हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, इसकी हम थोड़ी रिवीजन करेंगे। जैसे जैसे हमने पार्ट 1 में जो पढ़ा था, पहली चीज हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। डेफिनेशन के कुछ कुछ सेक्शन जो हमें याद करके हमेशा रखने हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आ सकता है कि किस चीज के बारे में ये पूछा गया है, तो वो डेफिनेशन हमें कुछ याद करके हमेशा चलने हैं। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन कौन कौन से उसके हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन आपको पता ही है, ठीक है, कि जो हमारा कस्टम एक्ट आया था, जो कस्टम एक्ट आया था वो आया था 1962 में। किस में आया था? 1962 में। और ये कस्टम एक्ट केवल कस्टम को नहीं, कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड नहीं, बहुत कुछ रेगुलेट करता है। जैसे रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कभी भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री होगा, स्मगलिंग हो गई, कन्वर्जन ऑगमेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन सब से भी रिलेट करता है। रूल रेगुलेशन की बात करें तो रूल हमारे जो बनता है 156 में बनता है, रेगुलेशन हमारे 157 में बनता है। जो रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं और जो रेगुलेशन होते हैं वो सीबीआईसी के द्वारा बनाए जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं। नाउ दूसरा, अब बात करते हैं कुछ सेक्शन की, जो कुछ कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है। वो है पहला सेक्शन 2 क्लॉज 21 जो है फॉरेन गोइंग व्हीकल एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें। दूसरा गुड्स सेक्शन 222, इट मींस 2 क्लॉज 22। दूसरा तीसरा हो गया, और यहाँ पे इंडिया 2 क्लॉज 27, टाइटल वाटर कहाँ तक है? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कोस्ट ऑफ द इंडिया। हमें दो चीज याद रखनी है, यहाँ पे टाइटल वाटर पूछा है, टाइटल वाटर पूछा है, और एक और चीज आएगी वो है इंडियन कस्टम वाटर। दोनों में डिफरेंस ध्यान रख के चलना। टाइटल वाटर कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक है, और जो इंडियन कस्टम वाटर है वो कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक है। ठीक है, फिर पर्सन इंचार्ज सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइन करा गया। प्रोहिबिटेड गुड्स 233 में डिफाइन करा गया। ये 5-6 सेक्शन हमें याद करके चलने हैं। दूसरा लेवन एग्जेप्शन, ये पता है आपको, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे शेड्यूल 1 इसे इंपोर्टेड टैरिफ से रिलेटेड है, और शेड्यूल 2 एक्सपोर्ट टैरिफ। अब ये कहा गया कि कस्टम एक्ट जो हमारा है वो जरूरी, कस्टम एक्ट 1962 वही एक्ट नहीं पढ़ना हमें, साथ साथ कस्टम टैरिफ एक्ट जिसमें टैरिफ दे रखे हैं कि कौन को इतने परसेंट लगेगा, वो भी हमें पढ़ते हुए चलना है। तो जो है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से रिलेटेड है। ठीक है, शेड्यूल 1 की बात करते हैं तो शेड्यूल 1 में जो दे रखा है वो टैरिफ, जितने भी रेट टैरिफ रेट्स दे रखे हैं वो जितने भी इंपोर्ट होंगे गुड्स उनके लिए दे रखा है। शेड्यूल 2 में किसके लिए दे रखा है? एक्सपोर्ट के लिए दे रखा है। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये भी हमारे पास जितने भी टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये भी आ सकता है कि कितने प्रकार के कस्टम ड्यूटी होते हैं, या फिर वो 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से कौन सा हमारा कस्टम ड्यूटी इंक्लूड होता है और कौन सा कस्टम ड्यूटी इंक्लूड नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका भी है। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ये पता था। एडिशनल कस्टम ड्यूटी ये भी पता है आपको। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लगता है, ठीक है, और जो और सीवीडी जो है वो 12% ऑफ द असेसेबल वैल्यू लगता है, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी 4% ऑन द बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी सीवीटी और सेस के ऊपर लगता है। यहाँ पर भी था। नाउ सीवीटी और एससीडी हैव द सम अंडर द जीएसटी, जीएसटी के अंदर उसे इंक्लूड कर दिया गया है। सिंपल, जीएसटी के इंक्लूड कर दिया गया है। पहले अलग होता कि स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी लगेगी, सीवीडी भी लगेगी, ये सब चीजें लगेगी, मगर अब ऐसा नहीं होता, अब केवल आईजीएसटी लगती है। ठीक है, कंपनसेशन सेस भी था।
प्रोडक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडी आर्टिकल, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द डंप्ड आर्टिकल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज के पॉइंट बात करते हैं कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। रूल भी आपको याद होगा, आई होप। रूल जरूर याद करना, जितने भी रूल है ये आ चुके हैं एग्जाम में और आने के भी चांसेस हैं बहुत ज्यादा, तो ये रूल भी हम याद करके जरूर चलेंगे। आज हम बात करेंगे सेक्शन 14 की। किसकी बात करेंगे? सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 जो है वो बताता है वैल्यूएशन रूल्स। जब भी हम किसी गुड्स का, याद है हमारा जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है वो किस पे लगता है? वो हमारा किस पे लगता है? वैल्यूएशन पे। किसके? वैल्यू, कस्टम वैल्यू, गुड्स की कितनी वैल्यू उस पे लगता है, इसलिए द कस्टम वैल्यू The custom value fixed as per the section 14 is the value that would be used for calculating the custom duty payable। हमें कितना कस्टम ड्यूटी पे करना है उसके लिए सेक्शन 14 लाया गया। दिस इज आल्सो कॉल्ड द एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसी पे जो लगता है उस पे, इसी पे हमारा कस्टम ड्यूटी लगती है, तो इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे गुड्स का जो एसेसेबल वैल्यू या फिर कस्टम वैल्यू कितना है। देन डिसाइड करेंगे कि हमारा उस पर रेट कितना या फिर कस्टम ड्यूटी पेबल कितना करना है। क्राइटेरिया पहले बात कर ले, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। प्राइस एट विच सच और लाइक गुड्स आर ऑर्डिनरी सोल्ड और ऑफर फॉर सेल। सिंपल सी बात है, वही प्राइस रहेगी। प्राइस को हम ये ध्यान देता हुआ चल रहा है, प्राइस को हमें ये ध्यान देता हुआ चल रहा है क्राइटेरिया की प्राइस जो है वो गुड्स, जो गुड्स आया है या फिर जो गुड्स आया है या फिर गुड्स की तरीके से, गुड जैसा जो भी आया हुआ है वो हमारे मार्केट में किस प्राइस पे बिक रहा है, किस प्राइस पे चल रहा है, ऑर्डिनरी सोल्ड हो रहा है, उसी प्राइस पे वो रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइस फॉर डिलीवरी एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन एक्सपोर्टेशन। अब जब प्राइस, अब हम कोई गुड्स लाते हैं, मान ले जाए हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, हम यहाँ पोर्ट पे गए, ठीक है, पोर्ट पे हम अपना सामान लाए, तो जिस टाइम वो सामान आया और जिस टाइम वो एक्सपोर्ट के लिए डिलीवर करा गया, तो जब उस टाइम में वो प्राइस क्या है वो भी हम, वो हमें ध्यान देना है, वो हमें ध्यान देना है। देन प्राइस शुड बी इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी कोई प्राइस हम अगर एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं या इंपोर्ट के लिए हो रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड पे कितना है वो प्राइस, वो भी ध्यान दिया जाएगा। सेलर बायर शुड नॉट बी रिलेटेड ईच अदर। जो भी सेलर होंगे, बायर होंगे, वो रिलेटेड ईच अदर नहीं होने चाहिए। रिलेटेड पर्सन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो वो उसमें से कोई भी पर्सन वो नहीं होना चाहिए। प्राइस टू बी सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल्स। प्राइस जो भी है वो एक ही कंसिडरेशन होना चाहिए, उससे अलावा नहीं होना चाहिए। और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि हम कोई चीज, मान लिया जाए कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मान लिया जाए कि वो जो गुड्स है वो $1 का है। किसका? $1 का। तो $1 के बदले अगर गुड्स हम एक्सपोर्ट करें तो हमें ये $1 मिलेगा। तो $1 की जो कीमत डिसाइड करी जाएगी इंडियन रुपीज में, रेट ऑफ एक्सचेंज इन द फोर्स as notified by the CBIC as on the date when the bill of entry is presented is considered for imports and date on which the officer make the clearance in order to export। ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है या फिर पूरा पैराग्राफ मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक चीज ध्यान देनी है कि जब हम अगर बात कर रहे हैं इंपोर्ट की, इंपोर्ट्स अगर हम कर रहे हैं, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी जा रही है, बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी जा रही है, उस दिन वो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है वो ध्यान दिया जाएगा या फिर वो गौर करा जाएगा। और इस, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो जिस दिन हमारा ऑफिसर, जो कस्टम ऑफिसर है, वो क्लियरेंस के लिए ऑर्डर पास कर रहा है, क्लियरेंस ऑर्डर पास कर रहा है, उस दिन हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है वो ध्यान दिया जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट, रूल थर्ड। अब बात करते हैं रूल थर्ड, सब रूल वन। अब ये रूल कौन से रूल्स का रूल है, पहली बात कर देंगे।
दो रूल्स मैं बताऊंगा। पहला हमारा जो है वो कस्टम वैल्यूएशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल 2017, ठीक है। दूसरा जो होगा वो हमारा होगा कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स रूल 2017। अब दो अलग अलग क्यों है। अब बात करेंगे कि अगर हम कोई भी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमारा कोई भी गुड्स इंपोर्ट करना है, कोई भी गुड्स जो अब हमें इंपोर्ट करना है, अगर इंपोर्ट से रिलेटेड है तो हम उस रूल्स, कौन से इंपोर्ट्स रूल को देख के उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, और अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो एक्सपोर्ट का रूल देख के हम प्राइस डिसाइड करेंगे। तो जो अभी हम पढ़ेंगे ये रूल थर्ड जो है, ये रूल थर्ड सब रूल वन जो है, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड, किसका है, इंपोर्टेड गुड। इसका मतलब जब हम इंपोर्ट करेंगे तब हमारा कौन सा रूल लगेगा, कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स गुड्स रूल 2017, ये लगेगा। इसका मतलब रूल थर्ड ऑफ सब रूल वन ऑफ कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल 2017 एप्लीकेबल होगा। सो वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू एडजस्ट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ रूल 10। अब बात करता हूँ रूल 10 में ऐसी क्या चीज है। रूल 10 में ऐसी चीजें इंक्लूड करी गई है कि जब भी हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, जब भी हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं ऑफ द गुड्स, कि हमें जो हम गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उसके हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं, एक दो चीजें बता दूंगा। वैसे या आप जाके अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स से रिलेटेड आप कस्टम रूल भी डालेंगे तो वो आ जाएगा, उसमें बता देगा रूल 10 क्या है। कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें इंक्लूड करती हैं नहीं करती, ये सारी चीजें रूल 10 में बताया गया हुआ है। इसका अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया, क्योंकि बहुत चीज है इसमें, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें ये बता दिया जाता हूँ कि जो भी प्राइस का हम अगर इम्पोर्टेड गुड्स है तो उसमें कौन से में हम वैल्यूएशन करते हैं, कौन से में वैल्यूएशन नहीं करते, उसके रिलेटेड है। रूल 10 में जो मैंने बताया वही होते हैं कि कौन सी चीजें इंक्लूड करी जाएगी, कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड करी जाएगी, वो सारी चीजें बताया गया रूल 10 में, ठीक है। अब फॉर इंपोर्ट्स, price paid or payable for delivery at the time and place of importation, which essentially implies that the price up to a port in India when goods are imported has to be considered। अब इन्होंने कहा कि जब भी अब कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट्स करते हैं, ठीक है, तो जो प्राइस पेड करी जाएगी या फिर पेड कर दी गई या फिर पेबल पेड करी जाएगी, वो उस टाइम जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम ध्यान दी जाएगी, वो कंसिडर करी जाएगी प्राइस, वो कंसिडर करी जाएगी प्राइस, ठीक है। उसे क्या है, CIF वैल्यू कहा जाता है, मान लिया जाए CIF वैल्यू कहा जाता है। फॉर एक्सपोर्ट, प्राइस पेड और पेबल फॉर डिलीवरी एट द टाइम and place of exportation, which essentially implied that the price up to a port in India when goods are exported has to be considered FOB वैल्यू, ठीक है। ये दो चीज, ये भी स्टेटमेंट याद कर लेंगे, ठीक है। So CIF value FOB plus cost of transport, freight and insurance. Freight to be taken at actual cap to be maximum 20% of FOB value. Insurance to be taken actual cap to be maximum 1.28 of 1.125% ऑफ द FO वैल्यू। अब ये दोनों चीज है क्या, फ्राइट और इंश्योरेंस। फ्राइट मतलब पता है आपको, अगर कोई भी गुड्स आता है या कोई भी गुड्स आता है तो जो किराया लगता है, जो किराया लगता है उसे हम फ्राइट मान लेते हैं। अब इंश्योरेंस, जब हम कोई भी गुड्स अगर ला रहे हैं, मान लिया जाए कि शिप से आ रहा हो या फिर ट्रक से आ रहा हो या फिर किसी ट्रेन से आ रहा हो, ठीक है, या फिर एयरप्लेन से आ रहा हो, तो अगर आ रहा है तो चांसेस क्या होते हैं, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा चांस होता है शिप से कोई हमारा अगर सामान आ रहा है, भाई समुद्र से आ रहा है, सिंपल सी बात है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं समुद्र से अगर कोई भी सामान आता है तो हो सकता है कि हमारे रास्ते में वो सामान सिंक हो जाए, डूब जाए, ठीक है, कुछ भी होके वो शिप डूब जाए या फिर हमारा सामान गिर जाए या हमारा सामान हम गुड्स जो मंगवा रहे हैं वो गिर जाए, तो इसका जो इंश्योरेंस होता है, इसका जो इंश्योरेंस होता है वो इंश्योरेंस टू बी टेकन एक्चुअल कैप्ड ऑफ द मैक्सिमम। अब क्या कहा गया, ये दोनों चीज लाइकिंग है, ठीक है। मान लिया जाए कि जो फ्राइड लगता है जितना गुड्स है, ठीक है, मान लिया जाए 100 रुपए का हमारा गुड्स है, तो 20% एफओ वैल्यू जो भी वैल्यू है, ठीक है,
20%, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। ये नहीं कहोगे कि भैया हमने 100 रुपए का सामान मंगाया था और इसमें हमारा 50 रुपए किराया लग गया, ये आप नहीं कहोगे, ठीक है, ये आप नहीं कहोगे। दूसरी चीज, इंश्योरेंस, टेक एन एक्चुअल कैप टू मैक्सिमम 1.125%। अब इसमें भी वही चीज ले ली जाएगी कि जो अगर हमारे 100 रुपए का अपने गुड्स मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो अगर जो उसमें इंश्योरेंस का होगा 1.125% ही लिया जाएगा, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, नहीं मानेंगे। कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने 100 रुपए का सामान मंगवा रहे हैं, इसमें हमने 50 रुपए या 20 रुपए मान ले जाए इंश्योरेंस के भी पैसे दे, तो वो भी आप दो, ऐसा नहीं कहेंगे। वैसे ही मैक्सिमम जो फ्राइट है वो भी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल, ये भी आपको पता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो उसी टाइम ध्यान दिया जाएगा कि जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन हमारा क्लियरेंस मिला है गुड्स के लिए, उस दिन का हमारा देखेंगे। और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री जो है उस टाइम का देखेंगे, बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट करा उस दिन हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो चीज हम गौर करी जाएगी। नाउ if the valuation as the above cannot be determined then subsequently the following rule be applied। जो हमने अभी पढ़ा कि हाँ, मान लेते हैं इन्होंने क्या बोला कि सिंपल सी बात है, प्राइस पेड और पेबल करी गई, प्राइस पेड और पेबल करेगी वो लिया जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट में प्राइस पेड और पेबल फॉर द डिलीवरी वो ली जाएगी हमें। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा चीज हो जो हम नहीं डिटरमाइन कर पा रहे कि प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे प्राइस डिटरमाइन करने में दिक्कत करते हैं, तो उस टाइम में हम रूल 4 लगाएंगे। रूल 4 किसका है, कस्टम वैल्यूएशन डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्ट गुड्स, रूल 2017 याद करके चलना है, ठीक है। दूसरा, अब आइडेंटिकल गुड्स एंड कंपैरिजन मेथड, सिंपल। मान लिया जाए कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हम कोई सॉफ्ट साबुन, जो हम सॉफ्ट कहते हैं, ठीक है, अगर हम वो मंगवा रहे हैं कहीं से, ठीक है, ये सुनो, आमन बादाम ले लेते हैं। अगर हम बादाम किसी बाहर से मंगवा रहे हैं, जो हमने बादाम मंगवाया, ठीक है, जो हमने बादाम मंगवाया उसकी हमें वैल्यू नहीं पता, कोई भी रीजन हो सकता है, वैल्यू नहीं पता, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जो दूसरे, अगर मान लिया जाए एक कंपनी है, ये बी नाम की कंपनी है, सी नाम से इंपोर्ट करवा रही है, ठीक है, इंपोर्ट करवा रही है, सी कंपनी, ये यूएसए की है, ये हमारी इंडिया की है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, बादाम मंगवाया यूएसए से। तो अब इन्होंने कहा बादाम जो मंगवाया उसके डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे प्राइस, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर आज तक आपने और बार भी बादाम तो भेजा होगा, या फिर उससे अच्छा जो क्वालिटी में भेजा होगा, उसके हम प्राइस को रिलेटेड कर ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि इसके प्राइस के बराबर होगा। तो वही बोला गया है, ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द आइडेंटिकल गुड विल बी यूज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड ओनली व्हेन, कब, जब such identical goods are sold at the same commercial level and these goods are subsequently the same quantity as the goods being valued। सिंपल, ये कहा गया है कि सिंपल सी बात कही गई कि अगर हमें प्राइस नहीं पता है, अगर जो हमने इंपोर्ट्स करा है, मान लिया जो ये बादाम हमने, अगर बादाम जो है वो हमने अगर इंपोर्ट करे हैं, तो उसकी हमें प्राइस नहीं पता चली, तो उससे रिलेटेड आइडेंटिकल गुड्स का मतलब बादामी होना चाहिए, वो बादामी होना चाहिए, तो बादाम क्यों ना कितने अच्छे वो क्वालिटी का, उससे रिलेटेड हम प्राइस लेके चलेंगे। सिंपल, क्या बोलता है रूल 4, कौन सा बोलता है, रूल 4, ट्रांजेक्शन वैल्यू exported would be based on the transaction value of goods like kind and the quality exported about the same time in the same destination country or absence of other destination country। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो कंट्री है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे कंट्री का लगे, क्योंकि वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो सेम कंट्री का हम लेंगे, ठीक है। दूसरा रूल, रूल 5, सिमिलर गुड्स फॉर इंपोर्ट एंड कंप्यूटेड वैल्यू मेथड फॉर एक्सपोर्ट, किसके लिए बात करेगी, फॉर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए। सिमिलर गुड्स, आइडेंटिकल पता चल गया, सिमिलर गुड्स एक एग्जांपल लेके चल लीजिए, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड, मान लीजिए टी है, ठीक है, टी है, अब यहाँ टी के जगह आप क्या ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी, ठीक है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम टी इंपोर्ट कर रहे हैं, टी इंपोर्ट करते टाइम या टी एक्सपोर्ट करते हैं, टी है, ग्रीन टी कहीं से आ रहा है, कहीं हम भेज रहे हैं, तो उससे उसके आसपास का हम वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो वही बोला गया, ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर इंपोर्टेड गुड्स वुड बी बेस्ड ऑन दैट of the similar good like characteristic and country of the production,
द ट्रांजेक्शन वैल्यू गुड्स एक्सपोर्टेड, ये दोनों चीज ठीक है, ये इंपोर्ट के लिए करा गया, ये एक्सपोर्ट के लिए करा जा रहा है, ठीक है। गुड्स वुड बी द टेकन ए कंप्यूटेड वैल्यू, जो कंप्यूटेड वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो जो वर्ड जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट लगा, चार्ज फॉर द डिजाइन ब्रांड, अगर वो रिलेटेड है कि चार्ज, मान लिया जाए कि शर्ट ले लेते हैं, ठीक है, शर्ट ले लिया मैंने, ठीक है, अब इसे बनाते टाइम मुझे 50 रुपए लगा, ठीक है, चार्ज फॉर ब्रांड, अब मैं अपनी गुडविल का 25 रुपए ले रहा हूँ और मैं इसे बेचना, मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट भी हो तो इस पे, तो मैं 25, इसका मतलब 100 रुपए हम लेके चलेंगे एक्सपोर्टेड टाइम, ठीक है। ये हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड इन द रिलेटेड ऑफ इन केस ऑफ सिमिलर गुड्स, ठीक है। अब बात करते हैं रूल 6 for the export transaction value would then be arrived at the any reasonable and consistent means by the commissioner officer for import rule 7 and 8 as below the involved। सिंपल सी बात कही, अगर मान लिया जाए कि हमें 5 भी नहीं पता चल पा रहा, 4 रूल 4 भी हमें नहीं बता पाया, 3 भी नहीं बता पाया, 5 भी नहीं बता पाया, तो हम किसके पास जाएंगे, कस्टम ऑफिसर, भाई सर हमारे गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट करेगी तभी हम कस्टम ड्यूटी दे पाएंगे, ठीक है। तो कस्टम ऑफिसर क्या करेंगे, इंपोर्ट के लिए रूल 7 लगाएंगे और 8 एज बिलो द इन्वॉल्व। अब रूल 7 रूल 8 क्या है वो भी देखते हैं। डिडक्टिव वैल्यू, यूनिट प्राइस एट विच द इंपोर्टेड गुड्स या फिर आइडेंटिकल गुड्स या फिर सिमिलर इंपोर्टेड गुड आर सोल्ड इन द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मान लिया जाए, सिंपल सी बात कहेगी कि हमें नहीं पता चला, 3 से नहीं पता कर पाए, 4 से नहीं पता कर पाए, 3 से नहीं पता कर पाए, 4 से नहीं पता कर, 5 से नहीं पता करते, तो उन्होंने कहा इन तीनों रूल से अगर आप नहीं पता कर सकते तो यूनिट प्राइस, एक वस्तु की कीमत कितनी है, एक वस्तु की कीमत कितनी है, या फिर वो आइडेंटिकल हो या फिर सिमिलर हो, ठीक है, वही बोला गया यूनिट प्राइस एट विच द इंपोर्टेड गुड्स आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स सोल्ड इन द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, सबसे ज्यादा मान लिया जाए कि 100 शर्ट की बात हो रही ना हो कि 1000 शर्ट की बात हो रही है, 1000 शर्ट की बात हो रही है, तो ये 1000 में इसकी 1 यूनिट की प्राइस कितनी है वो हम लेके चलेंगे। अब उसमें से माइनस क्या करेंगे, लेस कमीशन माइनस कर देंगे, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट मेड, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, टैक्स विद इन इंडिया, ये सारी हम माइनस करके चलेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल, दैट की वैल्यू रूल 7। द गुड्स at or about same time can be considered if not earlier date of importation but before the expiry of 90 day after the such importation। उन्होंने कहा कि जो ये 1 यूनिट वाले ले रहे हैं, आप जो 1000 शर्ट की बात कर रहे हैं, इसकी 1 यूनिट प्राइस लेके चलेंगे, तो जो ये गुड्स होगा ये नहीं हो सकता है सेम टाइम, या सेम टाइम का होगा या सेम टाइम का होना चाहिए, ठीक है, कि इसका मतलब जिस दिन मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसी टाइम का कोई गुड्स होना चाहिए, if not earlier date of the importation but before the expiry of 90 day of such of importation, और इंपोर्ट करने से ज्यादा 90 दिन से पहले का नहीं लेके चलना है, 90 दिन सेम टाइम का ले लिया, 90 दिन 90 डे से पुराना नहीं होना चाहिए। कंप्यूटेड वैल्यू Rule 80. This would be the cost of material used in the production imported good including fabrication cost, usual profit compensation with sale of goods of same class in India including specific addition as per rule 10 insurance price and landing charge। सिंपल सी बात कहेगी, अगर मान लिया जाए कि हम 300 भी नहीं पता कर पाए, 4 से भी नहीं पता करे, 6 से भी नहीं पता कर पाए, 7 से भी नहीं पता करे, तो अब कौन रह गया हमारा लास्ट 8 से। अब ये देखेंगे कि हमारा जो गुड्स है उसे बनाने में लगा कितना है, उस मटेरियल को बनाने का प्राइस कितना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, उन सब में उसमें कुछ चीजें जोड़ के हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, सिंपल। आई होप आपको 3 4 5 6 7 8 रूल समझ आ गए होंगे। ये रूल हमें आठों के 3 4 5 6 7 8 याद करके चलने। अब वैल्यूएशन टर्मिनोलॉजी, FOB this is known as a free on board या फिर freight on board is significant the cost of delivery of goods to be nearest port and thereafter by is responsible to ship from there by address। सिंपल सी बात कहिए क्या है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी लग रही है इसका मतलब जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो सामान डिलीवरी चार्ज उसे हम FOB फ्री ऑन बोर्ड भी बोलते हैं, फ्राइट ऑन बोर्ड भी बोलते हैं। CF, this is known as the cost insurance freight value. This would be aid to insurance and freight to be FOB value explained below। अब CF वैल्यू क्या होती है, cost and insurance this would be aid इंक्लूड करा जाएगा ऑन इंश्योरेंस फ्राइट टू बी
और एफ ऑफ बी। अब कैसे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल फ्राइट एक्सेप्टेबल, अगर हमें एक्चुअल फ्राइट, अगर मतलब हमें जो किराया, मान ले जाए हम सिंपल वर्ड लेके चले, हमारा जो किराया पता चल जा रहा है, पता है कि कितने रुपए लग रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअल फ्राइट लिया जाएगा, एक्चुअल फ्राइट लिया जाएगा, या फिर 20% ऑफ एफ ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स विच एवर इज लेस। क्या यहाँ ध्यान दें, अगर हमें असर्टेनेबल मतलब हमें पता है कि हाँ भैया करेक्ट रुपए लग रहे हैं, तो या तो एक्चुअल फ्राइट लेके चल लो, या तो 20% ऑफ एफओवी वैल्यू ऑफ गुड्स लेके चलो। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा क्या, वो हमारा कहलाएगा एक्चुअल फ्राइट असेट, एक्चुअल फ्राइट कहलाएगा हमारा, वो फ्राइट कहलाएगा। एक्चुअल फ्राइट ले लेंगे और किसी मोड में। एक्चुअल फ्राइट नोट अगर हमें पता नहीं है तो 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, यहाँ देखेंगे बाय एयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ इंपोर्ट, यहाँ पे क्या है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ फ्राइट की बात करें इन केस ऑफ इंपोर्ट की, तो ये फ्राइट कितना लगे, कॉस्ट ऑफ फ्राइट कितना लगेगा, एक्चुअल फ्राइट होगा या तो 20% ऑफ एफ ऑफ वैल्यू होगा, उनमें से जो कम होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ फ्राइट कहलाएगा, या फिर 20% ऑफ डायरेक्ट लेके चले जाएंगे अगर गुड्स का हमें फ्राइट का, एक्चुअल फ्राइट का नहीं पता हो। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ इंपोर्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जितना लगा है वो चला जाए, अगर हमें नहीं पता है तो 1.125 एफ ऑफ वी वैल्यू ऑफ गुड्स लेके चलेंगे। ये एग्जाम में आ चुका है ऊपर वाला, ध्यान करके चलना, ठीक है। रिलेवेंट डेट फॉर द रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी की बात करेंगे, रिलेवेंट डेट कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है, इंपोर्टेड की बात कर रहे हैं, रूल सेक्शन 15, ठीक है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लोज ए बोलता है गुड क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के लिए ले रहा है, तो उस टाइम में हमारा रेट ऑफ प्रिवेलिंग ऑन डेट, रिलेवेंट डेट को उस दिन को कहा जाएगा। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, ठीक है, या डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड द व्हीसल एयरक्राफ्ट व्हीकल विच एवर इज लेटर, ठीक है। मान लिया जाए कि इन दोनों में से जो सबसे पहले डेट ऑफ प्रेजेंटेशन बिल 20 तारीख को हुई है, प्रेजेंट जो करे हमने 20 अप्रैल में 20 तारीख को हमने करा है, ठीक है। और जो डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ द व्हीसल एयरक्राफ्ट व्हीकल, या फिर हमारे जो व्हीसल हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर व्हीकल एंट्री करे हैं, इनवर्ड एंट्री करे, मान लिया जाए इनवर्ड एंट्री जो इन्होंने करी है वो करी है हमारी 19 तारीख को, 19 अप्रैल, ठीक है। तो इन दोनों में से जो सबसे पहले दिन होगा, मान लीजिए 19 अप्रैल हमारा क्या कहलाएगा, रिलेवेंट डेट कहलाएगा, ठीक है। फिर रूल 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, गुड्स क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस, फ्रॉम अ वेयर हाउस से गुड्स अगर क्लियरेंस हो रहे हैं तो रेट ऑफ प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सबोर्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिस दिन हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक्सबोर्ड का, वो दिन हमारी 11 डेट कहलाएगी। और इन केस ऑफ अदर गुड्स या फिर होम कंजप्शन को छोड़ के और क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस से छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के अगर और कोई सा भी डेट हो रहा है तो जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं ड्यूटी की, वो हमारी क्या कहलाएगी, रिलेवेंट डेट कहलाएगी। एक्सपोर्टेड गुड की बात करें तो गुड्स एंटर फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 15 रेट ऑफ प्रिवेलिंग ऑन द डेट on which proper officer make an order permitted clearance and loading of goods for exportation under section 15। सिंपल सी बात कहेगी, जिस दिन ऑफिसर ने अलाउ करा कि हाँ तुम गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, हमारा रिलेवेंट डेट कहलाएगा। नाउ अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जो ये क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन है, एक, ठीक है, 3 ये भी है, 4, 5 और 6। ये जो क्वेश्चन है ये मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, अलग से करवाऊंगा और इसी के साथ साथ मैं एमसीक्यू भी करवा दूंगा कि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए।
तो ये जो चीज में क्वेश्चन है वो आपको मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, एक एक चीज करवाऊंगा उसमें, क्योंकि उससे एमसीक्यू आना 100% होता है, 90% मान के चलते कि उसमें से एमसीक्यू आना है। तो मैं एक पूरे फॉर्मेट से कराऊंगा, एमसीक्यू के बेस कराऊंगा कि आपका फॉर्मेट वाला पूरा भी हो जाए और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरा हो जाए, एमसीक्यू बेस भी आपके पूरा हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए वो जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड रूल 2007, ये आ रखा है। तो ये हमें देखते हुए चलना है, ठीक है। सॉरी वहां 17 हो गया, 7 है, ठीक है। ये हमें देखते हुए चलना है। यहाँ पर देख ये बता रखा है 4 5 7 8 9, ठीक है, ये सारे बता रखे हैं रूल। अब बात करते हैं एग्जेप्शन अंडर कस्टम। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कुछ दिन बाद मैराथन भी बनाने वाला इस हफ्ते ये 17 जो चैप्टर हमारा पूरी तरह पूरा हो जाएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा इससे। और इसके बाद जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा, मैं पूरा का पूरा जीएसटी का जो होता है वो मैराथन पूरा करूंगा। मैराथन होने के बाद जैसे ही हमारी नई बुक आएगी आईसीआईसीआई की, मैं अपना टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स का है उसका पोर्शन भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।